नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देवभूमि का दंगल। रुद्रप्रयाग विधानसभा में इस वक्त है, हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग विधानसभा के विधायक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भरत चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद 365 में। सवाल जवाब शुरू करेंगे तो क्योंकि चुनावी मौसम है और कुछ दिनों के बाद मतदान होगा, लेकिन फिलहाल अभी की अगर हम बात करें, मौजूदा विधायक आप हैं, टिकट का इंतजार किया जा रहा है या फिर अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी शुरू हो चुकी है? धन्यवाद। मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। और देखिए, सिटिंग विधायक होने के नाते मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से 5 सालों में मैंने पूरे समर्पण के साथ अपने क्षेत्र की सेवा की है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि पार्टी एक बार फिर से मेरे नाम पे विचार करेगी। और इसी उम्मीद के सहारे हम अपनी पूरी तैयारियों पे लगे हैं। और तैयारी तो सच बात कहूँ आपसे तो मुझे एवर रेडी कहा जाता है। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। पूरे 5 साल मैं निरंतर जनता के बीच में रहा, तो तैयारियां पूरी जोरों पे हैं। तैयारी, आपने कहा कि आपको एवर रेडी कहा जाता है, हर समय आप तैयार रहते हैं। इस बार क्योंकि एक बड़ा सवाल कोविड गाइडलाइन को लेकर भी है, चुनाव आयोग ने तमाम तरह की बंदिशें लगा दी है, बड़ी रैलियां नहीं कर सकते हैं। आपका भी एक जो राजनीतिक बैकग्राउंड है काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा है। इस बार क्या लगता है नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा? और नया एक्सपीरियंस पहाड़ों में और मुश्किल होगा क्योंकि नेटवर्क जो कनेक्टिविटी रहती है वो इतनी अच्छी हो नहीं पाती। देखिए, मेरे दृष्टिकोण से अगर आप इस सारे डेवलपमेंट को देखेंगे तो मैं अपने आप को बहुत ही सुखद स्थिति में पाता हूं, क्योंकि 5 साल मैं निरंतर जनता के बीच में रहा हूं। और पिछले 6 महीने के अंदर लगभग सभी मंडलों में हमने अपनी बड़ी रैलियां भी आयोजित की हैं, जिसमें बढ़ चढ़ कर के लोगों ने भाग लिया है। और उन में जो जिस तरह का टर्नआउट था, जिस तरह से लोग उसमें आए, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि मुझे फर्दर किसी तरह की रैली की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं उस पार्टी में हूं जिसका अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है। और आज भी मैं कई बार सोचता हूं कि कोई भी कार्यक्रम अगर हमें लॉन्च करना हो तो 1 घंटे के नोटिस पे हम अपने 192 जो पोलिंग बूथ हैं उस पे किसी भी कार्यक्रम को 1 घंटे के नोटिस पे लॉन्च। संगठन के लिहाज से आप कह रहे हैं? संगठन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत है। और पिछले 2-3 सालों के अंदर जो हमारे संगठन ने कवायद की है, हर पोलिंग पे हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ संयोजक हैं। हर 3-4 पोलिंग के ऊपर हमारे जो हैं शक्ति केंद्र हैं, उन शक्ति केंद्रों के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमारे प्रभारी हैं प्रत्येक मंडल के। तो सब लोग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, तो हमें इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। इनका कहना यह है कि इनके हिसाब से अच्छी स्थिति है, क्योंकि कार्यालय संगठन की जब बात हुई तो इस वक्त हम रुद्रप्रयाग के बीजेपी कार्यालय में हैं। चौधरी साहब, इस कार्यालय को लेकर भी विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठाता है, तो चलते चलते ही बात कर लेते हैं। कार्यालय के छत पर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कार्यालय पर आऊँ, जब हम छत पर चलेंगे तब उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उससे पहले कि क्या आपको नहीं लगता है कि प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और चाहे इसको आप कोविड की वजह से कह लीजिए, जो रंगत दिखती है चुनावी मौसम में, लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, वो थोड़ी सी फीकी नजर आती है इस वक्त? देखिए, मैं आपके पहले सवाल का पहले जवाब दूंगा। आपने कार्यालय को लेकर के बात की, मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो किसी भी रैंक एंड फाइल का हो, उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। और उनके आर्थिक सहयोग से आज हम ये शानदार कार्यालय यहाँ पर बनाने में सफल हुए हैं। और नहीं, इसी पर आरोप विपक्ष वाले ये भी लगाते हैं कि कामकाज की जगह जो है कार्यालय पर खर्चा। देखिए, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अपने घर बनाए हैं। मैं रुद्रप्रयाग में ही आपको कई कांग्रेसियों के घर दिखा सकता हूं, जो हमारे इस कार्यालय से भी कई गुना भव्य हैं। तो उन्होंने अपने घर बनाए हैं और हमने पार्टी का घर बनाया है, ये फ़र्क है। और आज उनको कुंठा उनको होती है कि 60 सालों में भी हमारे पास, हमारे यहाँ कहते हैं कि आसन शुद्ध तो मंत्र शुद्ध। और जिनका आसन ही शुद्ध नहीं है, जिनका आसन ही नहीं है, रादर मैं कहूँगा कि उनका आज इतनी पुरानी पार्टी है लेकिन कोई कार्यालय उनके पास आज नहीं है। बेशक उनके बड़े आलीशान अपने घर, कहना ये कि आलीशान अपने घर बना दिए, तो हमने कार्यालय बने। चलिए ऊपर चलते हैं।
तो चलते चलते हम बीजेपी मुख्यालय के इस छत पर आ चुके हैं और नज़ारा भी यहाँ से काफ़ी अच्छा है। चौधरी साहब, नज़ारे को लेकर के ही ये सवाल कि रुद्रप्रयाग जो ज़िला है, रुद्रप्रयाग जो विधानसभा है, पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी सारी जगहें यहाँ पर हैं, तीर्थाटन के लिहाज से भी काफ़ी सारी जगहें यहाँ पर हैं। क्या मानते हैं इन 5 सालों में कितना डेवलपमेंट पर्यटन के क्षेत्र में हुआ होगा? देखिए, कोविड के बावजूद पिछले सालों में केदारनाथ में रिकॉर्ड यात्री आया है और उसमें यात्रियों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, मैं कह सकता हूँ वो कई गुना है। तो ये सबूत है अपने आप में इस बात का कि केदारनाथ को जो भव्य स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के पूरे देश और दुनिया के लोगों में बहुत उत्साह है। अकेले जो मोदी गुफा है, जिसमें मोदी जी ने एक रात अपनी गुजारी थी, उसी को लेकर के पूरे देश के अंदर इतना क्रेज है कि महीनों तक की बुकिंग उस मोदी गुफा की रही है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये कि क्योंकि आप रुद्रप्रयाग के ही विधायक हैं, इसी जिले में केदारनाथ आता है, विधानसभा बगल से सटती हुई है। कांग्रेस ये कहती है कि आज बीजेपी इसका क्रेडिट खुद ले रही है, लेकिन जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, आपदा आई थी, तो उसका काम हमने किया। आम आदमी पार्टी कहती है कि कर्नल कोठियाल हमारे सीएम पद के कैंडिडेट है, धरातल पर वो वहाँ थे। क्या लगता है क्रेडिट लेने की भी होड़? देखिए, कर्नल कोठियाल क्रेडिट लेने के लिए मैं समझता हूँ उनकी बहुत छोटी हैसियत है। वो एक सरकारी कर्मचारी के नाते वहाँ पे काम की देखरेख कर रहे थे, बस इतना भर उनका योगदान है। और उससे ऊपर न तो उसका जो प्रारूप है, न तो उसका ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया, न उनका किसी तरह का उसमें आर्थिक योगदान है। वो तो महज एक सरकारी कर्मचारी के नाते अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये जो परिकल्पना है, बेशक कांग्रेस की सरकार ने शुरू की हो, लेकिन उनका जो ब्लूप्रिंट था उसकी तुलना में आज जो है वो मैं समझता हूँ कि कई गुना बेहतर जो है मोदी जी ने तैयार किया है। तो कांग्रेस का इसमें श्रेय लेना मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से बनता है। उन्होंने रूटीन में कुछ काम कराए हैं, ज़रूर करवाए हैं, वो कोई भी सरकार करती, लेकिन जो एक भव्य और दिव्य स्वरूप केदारनाथ को दिया है, वो विशुद्ध रूप से मोदी जी की एक परिकल्पना है। चलिए, केदारनाथ की ये बात रही। 5 सालों में आप कामकाज कितना देखते हैं? आपकी विधानसभा में 5 सालों में कितना कामकाज हुआ? देखिए, रुद्रप्रयाग विधानसभा में मुझसे पहले 5 साल हरक सिंह जी यहाँ के विधायक रहे। वो बड़े नेता थे प्रदेश के, उनकी बड़ी सोच थी। उन्होंने सैनिक स्कूल और कृषि महाविद्यालय जैसी चीज़ें यहाँ पे शुरू की। ये अलग बात है कि आज भी वो काम अधूरे हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन उससे पहले 10 साल अगर मैं उत्तराखंड गठन के बाद की बात करूं, तो कंडारी जी यहाँ पर विधायक रहे, और न सिर्फ विधायक रहे, 5 साल वो नेता प्रतिपक्ष रहे, 5 साल वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और उसके शुरू के जो 1-1.5 साल का पीरियड था, उसमें भी वो बतौर कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे। वो बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय, मैं कहूँगा कि रुद्रप्रयाग के इतिहास में वो ऐसा समय है जिसको वो खुद भी कभी याद करना नहीं चाहेंगे, उसको भूलना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुए। और उसी की वजह से मेरे कार्यकाल में सिर्फ 5 साल के अंदर, अगर और बल्कि मैं ये कहूँ कि कोविड काल के अगर 1.5-2 साल को हम छोड़ दें, तो 3.5 या 3 सालों में जो काम हुए हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 300 करोड़ के आसपास यहाँ की सड़कों पे हमने खर्च किया है। लगभग 250 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो नई बनी हैं, और उसके अलावा केंद्र सरकार की जो बड़ी परियोजनाएं हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो ऋषिकेश करण प्रयाग रेलवे लाइन हो, उसका काम वॉर फुटिंग पे, युद्ध स्तर पे
यहाँ पर चल रहा है। आपने सड़क को लेकर के बात कही, अभी कुछ समय पहले बांगल क्षेत्र में भी लोगों ने वहाँ पर आंदोलन किया था, वो भी बड़े पैमाने पर हाईलाइट हुआ था। वहाँ पर लोगों की मांग है कि उनकी मांगों को अनसुना कर दिया। बिल्कुल अनसुना नहीं किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो छेनागाड़ बधानी ताल एक मिसिंग लिंक की मांग थी, वो बहुत तेज़ी से उसकी पत्रावलियाँ बढ़ी और परसों ही मैं जब देहरादून से लौटा हूँ तो उसकी पत्रावली जो है वो भारत सरकार के नोडल में पहुँच चुकी है और मैं बहुत ही आशावान हूँ कि इसी महीने के अंत तक उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस की जितनी औपचारिकता हैं वो पूरी हो जाएंगी। और कोविड क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, जैसे ही आदर्श आचार संहिता हटेगी तो उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाएगी। जो डामरीकरण का था वो उसकी पूरी फाइल बन चुकी है, उसमें पूरी जितनी भी तकनीकी औपचारिकताएं हैं वो सारी पूरी हो चुकी हैं। और दुर्भाग्यवश एकाएक ऑल ऑफ सडन जो आदर्श आचार संहिता लागू हुई, उसके चलते उसके शासनादेश नहीं हो पाए। लेकिन जो आंदोलनकारी नेता हैं उनसे मेरी बात तो हुई है, मैंने उनको आश्वस्त किया है, वो पूरी तरह से कन्विंस हैं, उनकी जानकारी में है जो भी प्रगति इसमें हुई है। क्योंकि समय बहुत थोड़ा था इसलिए उसको हम धरातल पे नहीं उतार पाए। लेकिन मैंने उनसे वायदा किया है कि 10 मार्च को जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके तुरंत बाद विद इन 3 मंथ 3 महीने के अंदर जो है उस सड़क पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आपने कृषि विद्यालय को लेकर के बात कही और सैनिक स्कूल को लेकर के बात कही, इसी में ही क्योंकि चिरबटिया में ITI भी है और तमाम ऐसे डिग्री कॉलेज हैं जहां पर अभी भी व्यवस्थाएं नहीं है और घोषणाएं जरूर कुछ जगहों के लिए की गई थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। ये लोगों का भी कहना और विपक्ष का भी कहना। देखिए, विपक्ष का मैं फिर से कहूँगा कि 2009 में एक डिग्री कॉलेज रुद्रप्रयाग में खुला था और किसी को कानों कान खबर इस बात की नहीं थी कि रुद्रप्रयाग में कोई डिग्री कॉलेज है। उसमें सिर्फ व्यावसायिक डिग्री जो BBA है उसकी यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी और वो यहाँ का जो एक ITI बिल्डिंग है उसमें वो संचालित होता था। 2016 में एक बड़े आंदोलन के ज़रिए आमरण अनशन करके मैंने सरकार को इस बात पे सहमत करवाया कि यहाँ पे जो है BA की क्लासेस शुरू हुई और आज BA के साथ साथ BSc की क्लासेस भी हमने वहाँ पे शुरू करवा दी हैं। टूरिज़्म की क्लासें हमने वहाँ पे शुरू करवा दी हैं। उसका भवन जो है वो जवाड़ी में बन करके तैयार है और उसके अलावा जो रूसा से हमको फंड मिले हैं बहुत जल्दी उसका जो मुख्य भवन है उसका भी कार्य प्रारंभ होगा। तो ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, ITI एक नीतिगत निर्णय उत्तराखंड की सरकार ने लिया था और बहुत सारे ITI थे जो उत्तराखंड के बंद हो गए थे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ITI चिरबटिया का जो है वो हमने पुनः प्रारंभ करवा दिया है, उसमें प्रवेश भी हो चुके हैं और फिर से वो प्रारंभ हो चुका है। चौधरी साहब, शिक्षा पे हमने बात की, रोजगार को लेकर अगर हम बात करें तो इसमें आपका कार्यकाल, आप विधायक यहाँ के हैं और प्रदेश सरकार भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी और केंद्र सरकार भी। पिछले 2 सालों में कोरोना के बाद काफ़ी सारी नौकरियां गई हैं। पहाड़ों में काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं, जैसा कि कल भी हम जब चौपाल कर रहे थे लोगों का कहना था कि होटल की नौकरी उनकी थी वो छूट गई है और अब वो क्या करें, उनके सामने बड़ा संकट है। तो रोजगार को लेकर कितना मानते हैं, सरकारें क्या काम नहीं कर पाई या फिर रोजगार युवाओं को दिला नहीं पाई या फिर योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई? देखिए, आप सब लोगों की जानकारी में है कि जो कोविड-19 था उसका जो प्रभाव था वो वर्ल्ड वाइड था, पूरी दुनिया के अंदर था। उसके चलते हमारे बहुत सारे युवा वापस आए हैं, उसको कई लोग जो है रिवर्स माइग्रेशन की भी संज्ञा दे रहे हैं। निश्चित रूप से उनके जॉब गए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोविड के बाद एक रुझान जो यहाँ के युवाओं में पनपा है, बहुत सारे जो स्वरोजगार की तरफ लोग गए हैं और कुछ काम ऐसे हैं जैसे स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वो मैं पहले देखता था कि पूरे बाहर से यहाँ पे आते थे और आज हमारे भी बहुत सारे लोग स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम कर रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। होम स्टे एक उत्तराखंड सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी तरफ युवाओं का
तेज़ी से रुझान बढ़ रहा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में हमारी सरकार ने लगातार उसके जो फंड्स हैं वो रेज किए हैं, उसका भी लाभ बहुत सारे युवा हमारे उठा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनरेगा जो भारत सरकार की योजना है और जिसमें 100 दिन की जॉब गारंटी है, उत्तराखंड की सरकार ने उसमें 100 दिन के बजाय 150 दिन की रोज़गार की गारंटी दी है। तो प्रति जॉब कार्ड पे 50 दिन की अतिरिक्त रोज़गार की गारंटी देना मैं समझता हूँ बहुत ही सकारात्मक एक कदम है। और लेकिन इन योजनाओं का क्या आपको नहीं लगता कि युवाओं को फ़ायदा नहीं मिल रहा है? देखिए, जो लोग फ़ायदा ले रहे हैं उनको निश्चित रूप से मिल रहा है। कुछ लोगों को अभी भी बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे हैं जो स्थिति के सामान्य होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको लगता है कि जैसी ही स्थितियां सामान्य होंगी फिर से वो जाएंगे अपने, ख़ास तौर पे जो होटेलियर्स हैं। लेकिन जिन लोगों ने मन बना लिया है कि उनको अब उत्तराखंड में रहना है, उन्होंने कोई ना कोई जो है साधन अपनी आय का ईजाद कर लिया है और वो अपने कामों में लगे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि सरकार बीजेपी की ही है, क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि 3 मुख्यमंत्री प्रदेश में बदले गए हैं, क्या इसका कोई इम्पैक्ट नज़र आता है जनता के बीच में कि भाई 3 मुख्यमंत्री आपने बदल दिए हैं, क्यों बदले गए? देखिए, वैसे तो सीधे तौर पे जनता को इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन आप जानते हैं कि बीच में जो तीरथ सिंह रावत जी हैं, तकनीकी कारणों से उनको बदलना पड़ा, क्योंकि कोविड के चलते जो 6 महीने की समय सीमा थी उसके अंदर चुनाव वो नहीं लड़ पाए, तो इसलिए तकनीकी कारणों से उनको हटना पड़ा और पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं। लेकिन अगर कोई भी परिवर्तन बेहतरी के लिए होता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई है। आज हर नूक एंड कॉर्नर से उत्तराखंड के ये आवाज़ लोगों की आ रही है कि युवा मुख्यमंत्री होने के नाते। लेकिन ये नहीं लगता कि युवा मुख्यमंत्री को समय थोड़ा कम मिल गया? हाँ, बिल्कुल, समय की कमी रही है और यही वजह है कि उत्तराखंड की जनता युवा मुख्यमंत्री को भरपूर समय देना चाहती है और आने वाले 5 साल भी निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री के होंगे और उनकी जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, उनका जो टैलेंट है, उसका भरपूर लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। अच्छा चौधरी जी, आखिरी सवाल मेरा ये कि अब क्योंकि चुनाव सर पर है, कुछ ही दिनों के बाद मतदान हो जाएगा, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, क्या देख रहे हैं आप नतीजों में इस बार? देखिए, हमारा नारा है अब की बार 60 पार का। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने ये नारा दिया है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पार्टी का नेटवर्क है, वो पूरी तरह से सक्षम है और जिस तरह की पॉजिटिविटी मैं जनता के बीच में देख पा रहा हूँ, बेशक जैसे आपने कहा कि 3 मुख्यमंत्री बदलने का हौवा खड़ा करके कांग्रेस ने लोगों के बीच लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन जब अब सुखद परिणाम आने शुरू हुए तो अब ये मुद्दा लगभग लुप्त प्राय है और लोग बहुत ही आशावान हैं नए मुख्यमंत्री से। तो मुझे लगता है कि 60 पार का जो हमारा नारा है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये भी और कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है, आप दोबारा यहाँ से चुने जाते हैं, तो मन में एक ख्वाहिश रहेगी कि जो इस बार नहीं हुआ कैबिनेट मंत्री का पद मिल जाए? देखिए, राजनीति में अगर, क्योंकि रुद्रप्रयाग में इससे पहले हरक सिंह थे, वो भी मंत्री थे, जब मातवर सिंह कंडारी हुआ करते थे वो भी मंत्री थे। देखिए, अगर मैं इनकार करूंगा तो मैं हर मंच से कहता हूं कि अगर राजनीति में कोई ये कहता है कि उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है तो समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। राजनीति में अगर आदमी है तो निश्चित रूप से उसके अंदर महत्वाकांक्षा होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं बहुत एडामेंट इस बात को लेकर के नहीं हूँ कि क्योंकि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत अच्छे विचार के बाद, बहुत सोच विचार के बाद पार्टी निर्णय करती है और परिस्थितियां अनुकूल होंगी। मुझे अगर पार्टी इस लायक समझेगी, इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देना चाहेगी, तो बिल्कुल कतई मैं इनकार नहीं करने वाला हूं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें समय देने के लिए। तो ये थे भरत चौधरी, रुद्रप्रयाग के विधायक, और उनका कहना यही है कि पिछले 5 सालों में उनके क्षेत्र में काफ़ी काम हुए हैं, सरकार ने काम किया है, और युवा मुख्यमंत्री का जो नारा बीजेपी ने दिया है वो सार्थक होगा। दावा कर रहे हैं कि इस बार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार प्रदेश में आएगी। कैबिनेट मंत्री क्या बनेंगे अगली बार अगर जीत करके आते हैं, तो उसके सवाल पर कहना उनका ये है कि महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अगर पार्टी मौका दे तो कौन जनता की सेवा नहीं करना चाहेगा। तो संवाद 365 की चुनावी यात्रा इसी तरह से जारी रहेगी। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।